पर्यटन नगरी बस्ती बस्ती में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पौड़ी में जीप खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जीप रामनगर से बुंगीधार जा रही थी। इस जीप में बाराती सवार थे। 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। खाई में गिरी है ये बस। हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा बन चुका मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एक बार फिर विवादों में है। इस बार प्राधिकरण के चेयरमैन पर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा हर्बल पार्क का ठेका देने का आरोप लगा है। मुरादाबाद में बनने वाले प्रदेश के इस पहले हर्बल पार्क को सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसका निर्माण करीब 12 करोड़ 24 लाख रुपए में होना है। तो वहीं दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन विपिन कुमार द्विवेदी के इस फैसले पर प्राधिकरण बोर्ड के कई सदस्यों ने भी सवाल खड़े किए। बोर्ड सदस्यों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के सामने चेयरमैन के इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दें कि ये पार्क घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी को लेकर शुरुआत से ही चर्चा में रहा है, जिसका खुलासा जी संगम ने किया था। शासन की फटकार के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निर्माण कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर ठेका निरस्त कर दिया था और नए सिरे से टेंडर निकाले गए थे, लेकिन तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए प्राधिकरण ने चेयरमैन ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा टेंडर दे दिया। तो वहीं जब चेयरमैन से मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने उपाध्यक्ष से बात करने को कहा। हम लोगों ने कई बार वो जो है टाइम टू टाइम हमारे इंजीनियर्स ने और सेक्रेटरी साहब ने उनको रिटेन में इस बात की नोटिस दी है कि वो जो है बार चार्ट के हिसाब से और टाइम टेबल के हिसाब से आपका काम पूरा नहीं है। यह काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई प्राथमिकताओं में से एक वो जो है महत्वपूर्ण काम था। ये उसको टाइम से होना बहुत आवश्यक था, तो वो जो है टाइम में हिला हवाली कर रहे थे, वो डिले कर रहे थे और वो जो है हमारी जो शर्तें थी उसका वो उल्लंघन कर रहे थे। इसलिए हमने उसको निरस्त वो जो है कर दिया और उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। हर्बल पार्क क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है और इसमें घटिया सामग्री लगने के लिए जो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार किया था उसको किस नियम के तहत बहाल कर दिया, वो घपलेबाजी जो भी है क्लियर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि मैंने वो दोनों ही पेपर्स मांगे हैं कि किस नियम के तहत इनको ब्लैक लिस्ट किया और किस नियम के तहत उसी ब्लैक लिस्ट ठेकेदार को बहाल किया। यदि अगर कानूनी प्रक्रिया से अलग हटके किसी भी अधिकारी ने कुछ किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में ये चीज लाई जाएगी, क्योंकि उनकी प्राथमिकता वाली ये योजना है। गलती पाई जाती है, कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो उसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और अगर उन्हें सही तरीके से किया गया होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं। ये कागज आज या कल हमें मिल जाएंगे और मिलने के बाद जब हम उन्हें देख लेंगे, अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा तो उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। तो वहीं इलाहाबाद में पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। देश आज मजदूर दिवस मना रहा है, लेकिन इलाहाबाद पुलिस की करतूत के चलते एक बुजुर्ग मजदूर को 6 महीने तक बिना किसी गुनाह के जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। पुलिस वालों ने रिक्शा चलाने वाले गरीब मजदूर मन्नी लाल को महज इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि उसका नाम खाद्यान्न घोटाले के आरोपी सरकारी कर्मचारी मनी लाल से मिलता था। मन्नी लाल 6 महीने तक इलाहाबाद की सेंट्रल जेल में बंद रहा, जिसके बाद अब जिला अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले की विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2014 को शंकरगढ़ थाने के दारोगा पंकज सिंह ने सिपाहियों के साथ मजदूर के घर पर धावा बोला और उसे गिरफ्तार करके ले गया। मजदूर के परिवार वाले पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, वो रिक्शा चालक मजदूर है, न कि कोई सरकारी कर्मचारी। इसके बावजूद पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और मजदूर को जेल भेज दिया। वारंट गया था मन्नी लाल पुत्र कन्हई लाल 2D बेली रोड के नाम से, लेकिन शंकरगढ़ की पुलिस ने मनी लाल पुत्र सत्यनारायण निवासी वार्ड नंबर 7 शंकरगढ़ थाना शंकरगढ़ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जो 6 महीने से जेल में था। उसके बाद माननीय न्यायालय में 8/4/2015 को एप्लीकेशन मैंने दी कि दूसरे के नाम से इसको बंद किया गया है, तब माननीय न्यायालय ने परसों उसकी रिहाई भेजी। रिहाई के बाद कल वो छूट नहीं सका, आज छूटने की आशा है कि छूट जाएगा वो। और शंकरगढ़ के दरोगा पुलिस मिल के और उसका कहें कि तुम्हारा चालान है, उसका बंद कर दिया, चालान कर दिया। हम गए कि साहब छोड़ दे, गरीब आदमी हम भीख मांगत है ले जाए कि हमका पाँच कर देते है,
तो कहीं नहीं इसका चालान है, इसका नैनी जेल भेजेंगे। तो गोरखपुर में मजदूर की खुदकुशी के मामले में जीत संगम की खबर का असर हुआ है। श्रम मंत्री शाहिद मंसूर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। किसी भी मजदूर को मजदूरी न देना और ऐसे कदम के लिए मजबूर करना आपराधिक काम है। अगर मजदूर के परिजन नहीं करेंगे एफआईआर तो हम एफआईआर करेंगे। विभाग की तरफ से एफआईआर की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो आज ही सीएम से मिलकर गैर पंजीकृत मजदूरों को लेकर नीति बनाएंगे। ये क्रिमिनल एक्ट है। जहां तक श्रम विभाग का ताल्लुक है, जो कुछ भी ऐसे मजदूरों के लिए हम लोग कर सकते हैं वो मैं निश्चित रूप से करूंगा। उसको मैंने अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है कि वो पूरी डिटेल जो है मालूम करके बतलाएं। और अगर उसके परिवार में कोई नहीं है एफआईआर कराने वाला तो मैंने निर्देश दिए कि विभाग की तरफ से मजदूर के हक में रिपोर्ट दर्ज कराए और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश भी दिए हैं। और मैंने आज मजदूर दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होकर ऐसी प्रदेश में होने वाली तमाम घटनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और एक व्यापक नीति ऐसे मजदूरों के विषय में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश के ऐसे तमाम मजदूर जो रजिस्टर्ड ना भी हों उनको कैसे, उनके परिवार को कैसे फायदा पहुंचाए, इसके लिए व्यापक नीति और व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम उसको बनाएंगे और ऐसे लोगों की सबकी मदद करेंगे। तो वाकई हैरानी होती है। मजदूर दिवस है आज, लेकिन जिस तरह से एक मजदूर ने खुदकुशी कर ली उससे यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि मजदूरी के चलते मुश्किलों में आते रहेंगे मजदूर। और ये पूरा वाकया है क्या, इससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। गोरखपुर के शमीम को अपनी जान देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। शमीम नाम के मजदूर को अपनी मेहनत की कमाई के लिए निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बड़े काजीपुर के शमीम को उसकी मजदूरी नहीं दी गई थी। वो चांदी टेंट हाउस में काम करता था। मृतक के परिजनों के मुताबिक टेंट हाउस का मालिक मजदूरी देने में आनाकानी करता था और शमीम के साथ पहले कई बार मारपीट भी की गई थी। इस बार जब उसने मजदूरी मांगी तो उसे मजदूरी नहीं दी गई और अपने आप को बचाने के लिए टेंट मालिक की निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और फिर वहां से कूदकर जान दे दी। हालांकि ये मामला मंगलवार का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में श्रम विभाग की 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया, जबकि श्रमिकों के लिए मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित श्रम कल्याणकारी योजनाओं में चयनित लाभार्थियों को चेक भी बांटे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि श्रम विभाग की 4 मांगों पर सरकार निर्णय लेगी। जो सरकार काम कर रही है, आखिरकार जिनके लिए काम हो रहा वो जान तो लें कि कार्यक्रम या योजना उनके लिए है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आने वाले समय में जरूर एक बड़ा कार्यक्रम करना, जिसके माध्यम से कम ये तो जानकारी हो कि समाजवादी सरकार और आपका विभाग मजदूरों के लिए क्या क्या काम कर रहा है। मुरादाबाद में बाल मजदूरों की हालत दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर बाल मजदूर बड़ी संख्या में हैं, जो शहर के होटलों से लेकर ढाबों में काम करते हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों पर भी बाल मजदूर भारी संख्या में काम कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मजदूर पानी माफिया के लिए काम करते हैं और इन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है। ये बाल मजदूर अवैध रूप से बिकने वाले पानी को यात्रियों को बेचते हैं, इसलिए उन्हें कई बार तो अपनी जान जोखिम में डालकर पानी बेचना पड़ता है, क्योंकि रेलवे की पटरियों को रोजाना पार करना बेहद खतरनाक होता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ता है। ब्रेक पर जाए उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर साबित हो गया है जी संगम ही यूपी और उत्तराखंड की आवाज है। टेलीविजन रेटिंग के नए सिस्टम में भी जी संगम नंबर 1 पर है। बार्क में भी जी संगम ने अपना परचम लहराया और नंबर 1 बना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के जीवी पंत हॉस्टल में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। घटना लोहा मंडी इलाके की बताई जा रही है। विवेक पाठक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, क्या वजह है जो ये 2 गुट आपस में भिड़ गए? देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं कि एक मामूली
कहा सुनी कई तारीख के बाद में दोनों पक्षों में जो है मतलब पहले तो मारपीट शुरू हुई, उसके बाद मारपीट के बाद में जबरदस्त तरीके से दोनों ग्रुप की तरफ से जो है काफी लोगों को जो है काफी संख्या में सैकड़ों छात्र वहां पे इकट्ठे हुए, जिसके बाद बवाल भड़का गया। इस पर मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस के बाद में पता चलता है कि वहां पर कई थानों का फोर्स अभी हालांकि वहां पर भेजा गया है, जिनमें डॉक्टर्स की कई जो टीम जिसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनकी वजहों की जानकारी देने के लिए एसएन कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है जांच कमेटी बैठा दी गई है और पूरे मामले पर नजर तरफ से भी रखी। जी चलिए विवेक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार और पार्टी से जुड़े कई मसलों पर भी मंथन किया गया। इसके अलावा कुछ नेताओं ने विलय के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बांदा के राइफल क्लब ग्राउंड में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में बुंदेलखंड का हालचाल लेना मेरे लिए जरूरी था। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का हाल लिए बिना मेरा दौरा अधूरा रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पिछली बार फसलों को नुकसान हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने किसानों को उसी रेट पर अनाज खरीदने के लिए कहा था। संसद इस समय चल रही थी, मैं पहले ही आना चाहता था, लेकिन संसद चलने के कारण, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बराबर संसद में बैठना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझे मौजूद रहना पड़ता है। तो मैं चाहते हुए भी ना आ पाया, लेकिन मेरा मन बराबर यह कहता था, भले ही मैं सारा हिंदुस्तान घूम लूं इस संकट की घड़ी में, लेकिन जब तक मैं बुंदेलखंड की धरती पर नहीं जाऊंगा तब तक हमारा यह दौरा अधूरा रहेगा। इधर बांदा में हुई किसान महापंचायत में आए किसानों का कहना है कि राजनाथ सिंह ने आकर उनसे बातचीत की और उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। महापंचायत में आए किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। राजनाथ सिंह से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए तमाम किसान इस जनसभा में आए थे और उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ कई सवाल भी किए, और वो ऐसे सवाल थे, ऐसे तीखे सवाल थे जिनके शायद कोई भी जवाब केंद्रीय गृह मंत्री के पास नहीं थे। एक चीज ये बताइए, क्या सवाल किए थे आप लोगों ने, क्या दर्द है आप लोगों का, क्या वाकई में ये जो सियासतदान आते हैं जनसभाएं करते हैं, क्या वो वाकई में आपका दर्द जानने की कोशिश करते हैं या फिर उस दर्द का निवारण भी होता है? नहीं, हमारे दर्द को जानने की राजनाथ सिंह जी ने काफी कोशिश की और हमें अच्छा लगा, लेकिन जो किसान यहाँ उम्मीदें लेके आए थे पूरी तरह से, हमें उनसे ये उम्मीदें थी कि जो हमारी मंडी समिति है या मंडियां हैं वो हमारी फसलों को मूल्य अच्छा से दें और हम अपनी फसल पूरी तरह से बेच सके, मंडियों में पहुंचा सके। हमें कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमारी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। सीधा सीधा अभी राजनाथ सिंह ने एक बात कही कि किसानों का कर्ज जो है केंद्र सरकार माफ नहीं कर सकती, अगर माफ करती है तो पूरे भारत के सभी राज्यों का माफ कर सकती है। बुंदेलखंड के समस्त किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ कर देना चाहिए, ये राजनाथ सिंह जी के से हमें उम्मीद थी। हाँ, कुछ बिंदुओं पर उन्होंने शायद विचार किया, तभी वहाँ से यहाँ तक आने की जरूरत समझी, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने तो ये भी नहीं जरूरी समझा। क्योंकि राजनाथ सिंह किसान के बेटे हैं और बुंदेलखंड के कई बार वो दौरे कर चुके हैं, अक्सर आते रहते हैं। अब एक बार फिर इन किसानों ने कुछ हद तक उम्मीद लगाई है कि शायद केंद्र सरकार उनके जख्म पर मरहम लगाए, लेकिन जिस तरीके से बगैर कोई संतुलित जवाब दिए वापस चले गए, उसके बाद इनकी उम्मीदें कम से कमतर ही हैं। बांदा सहयोगी ज्ञानेन्द्र शर्मा और कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। मॉरिशस के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रऊफ ने अपने 3 दिवसीय अमेठी प्रवास के दौरान अमेठी के हालात पर दुख जताया। रऊफ का कहना है कि अमेठी के हालात देखने के बाद अब उन्होंने अपने गृह जनपद गाजीपुर जाने का इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अमेठी नहीं पहुंचे हैं। रऊफ ने राहुल गांधी से अपील की कि वो अमेठी पर ध्यान दें और इलाके के लोगों की दुख दर्द की आवाज संसद में उठाएं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि राहुल गांधी यहाँ पर आए और देखे कितने प्रॉब्लम है यहाँ पर। रोड के प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, तो ये सब अच्छा करना चाहिए।
शामली में किसानों को मुआवजा बांटने में धांधली सामने आई है। कांधला थाना इलाके के भाभीज गांव में एक लेखपाल ने किसानों के नाम पर चेक बांटे और जो सालों पहले गांव छोड़कर जा चुके हैं। इसको लेकर गांव के किसानों में आक्रोश है। गांव वालों का कहना है कि लेखपाल ने गांव में सर्वे नहीं किया और घर बैठे ही चेक बना दिया। गांव वालों का यह भी आरोप है कि लेखपाल ने किसानों से चेक दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की है। तो वही एसडीएम शामली का कहना है कि आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। लापरवाही तो पटवारी जी की है, गाँव में आई नहीं। और प्रधान जी ने बार बार सूचना करी, बार बार पता कराया उन्हें तहसील में गए, उसमें गए और उनके उससे कार्रवाई हुई आज या उससे आज पटवारी जी सस्पेंड हुए। पर हम तो नू गए आगे कोई आगे यहाँ मुआना करे जिसके जायज चाहिए, ये जायज मिलना चाह मुआवजा, उनका जायज मुआवजा मिले। पटवारी जी मेरे पता ही मांगा था, 800 रुपए दे दे तुझे चेक दे दूंगा जी। तो मैं 800 दिए नहीं, उनने मुझे चेक नहीं दिया, किसों को भी नहीं दिया, आपको खा रहा। पटवारी ने कमन तो खूब करा जी, जिसकी सेटिंग होगी उसके चेक दे दिए जी जी, जिसके सेटिंग नहीं है उसका कुछ नहीं है। गाजियाबाद के राजनगर स्थित एप्पल ट्री होटल में आग लगने से एक की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आज सुबह अचानक होटल में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। होटल के एक कमरे में रुके शख्स की दम घुटने से तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम बदलने से जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहीं औरैया के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में केवल 2 से 3 डॉक्टर्स ही मरीज देखते हैं। नतीजतन घंटों इंतजार करने के बाद मरीज डॉक्टर को दिखा पाते और ऐसे हालत में भी डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं आते। अभी तक कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर अस्पताल में मौजूद नहीं है। हमारा मरीज बहुत परेशान है। बताइए हम कहाँ ले जाएं, कहाँ दिखाएं, क्या दवा कराएं। मेरी बिटिया थी, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं लिया गया इसलिए यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन लगा दी, उसको उस वाले कमरे में डाल दिया कि इसको लगाया, कान पर ले जाओ। हमारे पास तो इतनी व्यवस्था थी नहीं। हमने एम्बुलेंस भेजा कि इसके 3,500 रुपये दो। कहाँ से 3,500 रुपये लाते हैं? तो गरीब है, अमीर तो है नहीं इतने जो बच्चों को मतलब करते हैं हम व्यवस्था, कान पर ले जाओ। और 9:30 बजे छुट्टी करी, 10 बजे वो खत्म हो गई।